हेलो दोस्तों। आज है 15 जुलाई 2020। तो आज के करंट अफेयर्स को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वीज़ा ने फेडरल बैंक के साथ भागीदारी की। वीज़ा ने फेडरल बैंक के साथ बैंक के कार्डधारकों को वीज़ा सिक्योरिटी देने के लिए अपनी साझेदारी की घोषणा की है। वीज़ा सिक्योर एक वैश्विक प्रमाणीकरण कार्यक्रम है जो EMV 3DS प्रोटोकॉल के नवीनतम मानकों का उपयोग करता है। इसमें आपको बस यही याद रखना है कि वीज़ा ने फेडरल बैंक के साथ भागीदारी की है। प्रमाणीकृत की अतिरिक्त परतें प्रदान करने के अलावा उन्नत तकनीक उपभोक्ता को त्वरित और घर्षण रहित चेकआउट अनुभव प्रदान करती है। एग्ज़ाम में ये कुछ नहीं आने वाला, बस आ सकता है तो यही आएगा, वीज़ा ने किसके साथ भागीदारी की है। तो वीज़ा ने फेडरल बैंक के साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सुनहरा बाघ देखा गया। तो भारत का पहला गोल्डन बाघ असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। दुर्लभ बाघ की तस्वीर मयूरेश हेंड्रे द्वारा ली गई थी और भारतीय वन सेवा के अधिकारी परवीन कासवान द्वारा साझा की गई थी। दोस्तों, एग्ज़ाम में इतना डिटेल में कभी नहीं पूछने वाला, बस ये याद रखना है कि एकमात्र गोल्डन बाघ भारत का कहाँ पर देखा गया है, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। इसरो प्रमुख के सिवान एक पुरस्कार के लिए नामित है। इसरो प्रमुख डॉक्टर कैलाश वादू सिवन को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के 2021 कर्मन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया। पुरस्कार जो अकादमी का सबसे बड़ा गौरव है, मार्च 2021 में पेरिस में प्रदान किया जाएगा। आप देख सकते हैं ये कोई बड़ा अवार्ड नहीं है, इस तरह के कई अवार्ड उनको मिल चुके हैं, लेकिन हाँ, आपको ये 1-2 बार पढ़ना ज़रूरी है। इसरो प्रमुख कैलाश वादू सिवन को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के 2021 कर्मन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। इसरो प्रमुख के सिवान को। ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से हटा दिया। दोस्तों, आप ये न्यूज़ में सुन रहे होंगे 1-2 दिन से। ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से हटा दिया है। अब इसका कारण ये बताया जा रहा है कि भारत द्वारा निधि देकर सहायता करने में देरी होने के बाद ईरान ने हटाया है भारत को इस प्रोजेक्ट से। लेकिन दोस्तों, अंदरूनी वजह तो आप जानते ही हैं। भारत इस समय USA के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है, मजबूत कर रहा है, और ईरान और USA हैं, उनके रिश्ते कुछ इतने अच्छे नहीं हैं, बल्कि ख़राब हैं। तो अंदरूनी वजह ये हो सकती है कि ईरान ने चाबहार रेल परियोजना से हटाया है। पूरी योजना मार्च 2022 तक पूरी हो जाएगी और इस परियोजना के लिए ईरानी विकास कोष द्वारा $400 मिलियन मंजूर किए जाएंगे। पहले भारत इसमें सहभाग करने वाला था, लेकिन अब नहीं होगा। सिक्किम में मनाई गई भानु जयंती। नेपाली कवि आदि कवि भानु भट्टाचार्य या भानु जयंती की 206वीं जयंती 13 जुलाई 2020 को सिक्किम में मनाई गई। नेपाली साहित्य परिषद ने गंगटोक में भानु उद्यान में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें राज्यपाल गंगा प्रसाद और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने भाग लिया। तो सिक्किम के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। और बस आपको इतना याद रखना है, ये भी इतना कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। सिक्किम में मनाई गई भानु जयंती, नेपाली कवि थे जो एक। श्रीनगर में लॉन्च हुआ NEFMS। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर बशीर अहमद खान। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं बशीर अहमद खान के सलाहकार ने 13 जुलाई 2020 को श्रीनगर में सिविल सचिवालय में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया। यह विभिन्न केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं से जुड़े श्रमिकों की सहायता को संबोधित करेगा। यह मनरेगा और अन्य योजनाओं के तहत मजदूरी के प्रत्यक्ष होते से जारी होने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। जो सेंट्रल द्वारा योजनाएं चलाती हैं उसके बारे में अगर किसी को शिकायत है तो उसकी शिकायत यहाँ कर सकता है कोई भी। उत्तर प्रदेश आपातकालीन सेवा 112 हेल्पलाइन से जुड़ी।
आप जानते हैं दोस्तों, पिछले साल जो पुलिस नंबर होता है 110, उसको बदलकर उत्तर प्रदेश के लिए 112 कर दिया गया था। ऐसा ही कई राज्यों और में किया गया था, जैसे कि नागालैंड, उत्तराखंड, इसी तरह यूपी में भी किया गया था। अब उसी 112 नंबर के दायरे में एम्बुलेंस, रेलवे पुलिस और आपदा राहत सेवाओं को भी जोड़ दिया गया है, जिससे लोग कई सारे नंबर याद ना रखने पड़े। अब लोगों को इतने सारे आपातकालीन नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है और वो सीधे 112 पर कॉल कर सकते हैं, जैसे कि एम्बुलेंस, अग्नि नियंत्रक, पुलिस, सरकार 112 पर कॉल कर सकते हैं इन सब सुविधाओं के लिए। जम्मू कश्मीर में 15 महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने स्कूली शिक्षा विभाग की 15 महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन किया, यानी कि 15 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। ये इतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि ऐसे कई प्रोजेक्ट पहले भी किए जा चुके हैं, वो भी बड़ी रकम वाले। पिछले ही दिनों 400 मिलियन 450 करोड़ केंद्र की तरफ से नामित किए गए हैं जम्मू और कश्मीर के लिए परियोजनाओं के लिए। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यही एग्जैक्ट जो रकम है वो एग्ज़ाम में पूछी भी गई है पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में, और ये अभी हाल इसी 2020 का क्वेश्चन है। 450 करोड़। गुजरात IFSC बैंकिंग यूनिट स्थापित करेगा। HSBC गांधीनगर गुजरात में गिफ्ट शहर गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट स्थापित करा है। अब ये ध्यान रखना है, HSBC जो है वह गांधीनगर के गिफ्ट शहर में इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट स्थापित कर रहा है। बस इसको इतना ही याद रखना है जैसा लिखा है। IFSC बैंकिंग यूनिट HSBC ने गुजरात के गिफ्ट शहर में शुरू की है। एक योजना को लागू करने में सबसे आगे रहा मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। आपको ध्यान होगा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले ही दिनों जो रेहड़ी पटरी वाले जो लोग होते हैं उनके लिए एक योजना लागू की थी, PM स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स योजना, जिसमें किसी भी जो स्ट्रीट वेंडर है उसको 10,000 रुपये की ब्याज मुक्त सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश सबसे आगे रहा है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि ये भी याद रखने वाली चीज़ है, स्वनिधि। इस योजना को नाम से ही पूछा जाता है कौन सी योजना चालू की गई है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, PM स्वनिधि। राज्य में सड़क विक्रेताओं को अपना व्यवसाय जारी रखने में मदद करने के लिए यह योजना लागू की जा रही है। खेल मंत्री ने 2 दिवसीय वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की। ये कोई इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इन्होंने कई मीटिंगें वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की हैं पिछले दिनों। VNIR बायोटेक ने प्रतिदीप्ति जांच शुरू की। VNIR बायोटेक्नोलॉजीज ने कोविड-19 की RT-PCR पहचान के लिए स्वदेशी प्रतिदीप्ति जांच और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मिश्रण लॉन्च किया है। VNIR बायोटेक्नोलॉजी द्वारा विकसित आणविक जांच का उपयोग देश में कोविड-19 परीक्षण किट में किया जाएगा। चलिए, इसको इतना याद रखेंगे। IIT कानपुर ने UV सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया। IIT कानपुर के इमेजिनरी प्रयोगशाला विभाग ने शुद्ध नाम से एक पैराबैंगनी सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है। आपको ध्यान होगा, पिछले ही दिनों DRDO ने एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग टनल बनाई थी, एक सुरंग बनाई थी। अब IIT कानपुर ने सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है शुद्ध नाम से। ये एक स्मार्टफोन से चलने वाली हैंडी अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन हेल्पर शुद्ध में प्रत्येक 15 वाट की 6 UV लाइट है, जिन्हें दूसरे व्यक्ति रूप से मॉनिटर किया जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षण ने यह साबित कर दिया कि अपने पूर्ण ऑपरेशन में उपकरण लगभग 15 मिनट में 10x10 वर्ग फुट के कमरे की कीटाणु रहित कर सकता है। ये एक स्मार्टफोन से चलने वाली हैंडी अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन हेल्पर है। एक डिवाइस है ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज से
10x10 के कमरे जितने एरिया को 15 मिनट में कीटाणु रहित कर सकता है। यानी कि वहाँ से कोई गुजरे या उसको तो वो कीटाणु रहित हो सकता है, लेकिन इसमें समय लगेगा 15 मिनट का कम से कम। इसका नाम है शुद्ध। IIT कानपुर ने इसे शुरू किया है। इसका नाम याद रखना जरूरी है, शुद्ध। डॉक्टर विदु पी नायर तुर्कमेनिस्तान में राजदूत। विदेश मंत्रालय के बैच 2002 के एक विदेश सेवा अधिकारी विदु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। नायर वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में सेवारत हैं। उम्मीद की जा रही है कि नायर जल्द ही कार्यभार संभालेंगे। तो तुर्कमेनिस्तान में विदु पी नायर, इसको 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। डॉक्टर विदु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में राजदूत बनाया गया है। IIT NIT के साथ सहयोग करेगा NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI ने सभी IIT NIT और प्रतिष्ठित जितने भी यानी कि इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हैं उनसे संपर्क किया ताकि वे संस्थात्मक सामाजिक उत्तरदायित्व के हिस्से के रूप में स्वैच्छिक आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास के हिस्सों का सहयोग कर सकें। और अब बेसिकली इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम, ये जो इन्होंने कोलैबोरेशन किया है ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, शिक्षक हैं, उनकी बौद्धिक विवेकशीलता का लाभ उठाया जा सके। इस ये जो हाईवे अथॉरिटी है इसके जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें हरियाणा में नई आर्थिक गलियारा परियोजनाएं। सड़क परिवहन राजमार्ग और MSC मंत्री नितिन गडकरी ने 14 जुलाई 2020 को हरियाणा में, आप ये भी ध्यान रखें मंत्री पद हो सके इसके पास है, तो ये आप बोलने की कोशिश करें जब भी आप नितिन गडकरी पढ़ें तो इसको ऐसे पूरा पढ़ें, सड़क परिवहन राजमार्ग और MSC मंत्री नितिन गडकरी, जिससे आपको ये याद रहे। ने 14 जुलाई 2020 को हरियाणा में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न नई आर्थिक गलियारे परियोजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास किया। हरियाणा में 20,000 करोड़ से अधिक की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, इन्होंने समारोह की अध्यक्षता की। और परियोजना में समय, ईंधन लागत की बचत करने और हरियाणा के पिछले क्षेत्रों को लाभान्वित करने की उम्मीद है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय बढ़ाएगी सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2025 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को धीरे धीरे बढ़ाकर 2.5% किया जाएगा। इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं कि 2025 तक ये लक्ष्य है, 2025 तक 2.5, यानी कि जो 2025 में जो 25 है उसको 2.5% बढ़ाना है, तक बढ़ाना है। यानी कि जितनी भी पूरी GDP है उसका 2.5% हेल्थ डिपार्टमेंट में लगाना है। जितना भी GDP का हिस्सा होता है उसका 2.5% ये स्वास्थ्य विभाग में व्यय बढ़ाना है। प्राथमिक स्वास्थ्य व्यय का देश के कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय का 2/3 भी किया जाएगा। यानी कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य है उसको पूरे स्वास्थ्य व्यय का 2/3, यानी कि ये जो 2.5% होगा उसका 2/3 प्राथमिक स्वास्थ्य व्यय में लगाया जाएगा। 2/3 यानी कि 66%। एम्स पटना ने कोविड टीके का परीक्षण शुरू किया। ये एक अच्छी खबर है। एम्स पटना ने 13 जुलाई 2020 से कोरोना वायरस टीके के मानव परीक्षण की शुरुआत की है। इसी का इंतजार था सभी देशवासियों को कि कोई ट्रायल शुरू हो जिससे कोई उम्मीद हो। तो एम्स पटना ने इसकी शुरुआत की है। अभी शुरुआत में ये सिर्फ 18 लोगों पर ही टेस्टिंग की जाएगी, लेकिन चलो जो हुआ अच्छा हुआ। परीक्षण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए के लिए रोगियों को टीकों की कुल 3 खुराक दी जाएंगी। टीके की पहली खुराक केवल उन्हीं को दी जाएगी जिनकी रिपोर्ट ठीक होगी, यानी कि जिनकी रिपोर्ट ठीक आएगी सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी पहली खुराक। इनकी पहले एक सही आदमी पर ये टेस्ट किया जाएगा पहली खुराक का। कारण हो सकता है कुछ भी इसका। एम्स पटना ने कोविड टीके का परीक्षण शुरू किया, ये याद रखना आपको। एम्स पटना में पारादीप पोर्ट ने एक्जिम सेवाएं शुरू की। एक्जिम यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी कि माल का आदान प्रदान पारादीप पोर्ट से होगा। उड़ीसा के पारादीप पोर्ट ने एक्जिम सेवा शुरू की है और जो उड़ीसा के उद्योगों के लिए रसद लागत को कम करने में मदद करेगा।
इनकी जो उड़ीसा के उद्योग हैं अभी वो कहीं और से खरीदते थे, जो कच्चा माल होता है, जैसे कि विशाखापट्टनम पोर्ट, ऐसे कई दूर दूर जो पोर्ट हैं अब उड़ीसा में ही, ये उड़ीसा के लिए एक अच्छी खबर है कि उड़ीसा में ही अब एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेवा शुरू हो गई है, जिससे उनको माल मिलने में आसानी रहेगी। यह उड़ीसा और पारादीप के लिए एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि पहली बार एक नियमित एक्सिम सेवा पारादीप से पोर्ट क्लैंग मलेशिया के लिए शुरू हुई है। पोर्ट क्लैंग मलेशिया के लिए शुरू हुई है। यह सेवा उड़ीसा के अधिकांश उद्योगों के लिए रसद लागत को कम करेगी। लागत तो अपने आप ही कम होगी जब सीधा पोर्ट से उनको सामान मिल जाएगा। अभी पहले दूसरे पोर्ट से खरीदना पड़ता है, तो जो वो सड़क परिवहन में जो खर्चा लगता है वो भी उनका लग रहा था, लेकिन अब नहीं लगेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान के पीआई पर प्रतिबंध किया। अब जानते हैं पिछले कुछ दिन पहले एक पाकिस्तान में एक प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें करीबन 150 लोगों की जान गई थी। ये एक लापरवाही थी जिसकी वजह से ये हुआ। अभी एक सर्वे भी सामने आया है कि पाकिस्तान के 70% से ज़्यादा जो हैं पायलट, उन्हें पूरी ट्रेनिंग नहीं मिली है। कहने का मतलब ये एक लापरवाही है एयरलाइंस, पाकिस्तान एयरलाइंस की। इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को देश में चार्टर उड़ानों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह यूरोपीय संघ विमानन नियामकों द्वारा 6 महीने के लिए वाहक को निषेध करने के लिए एक समान कदम का अनुसरण करता है। इसी कारण से ये किया गया है। एक समीक्षा में देश के 860 सक्रिय पायलटों में से लगभग 260 के पास नकली लाइसेंस मिला है। परीक्षा में धोखा, देखिए 860 सक्रिय पायलट हैं, इनमें से 260 का तो लाइसेंस ही नकली मिला, या फिर कोई धोखाधड़ी थी परीक्षा में जिसके बाद उन्हें लाइसेंस मिला। इसकी जांच के पहले चरण में अब तक 17 पायलटों को निकाल दिया गया। 17 को निकाल दिया गया था पायलटों को, दोषी थे जो। इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान के पीआईए पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नेपाल ने निजी भारतीय चैनलों पर प्रतिबंध लगाया। तो आप देख रहे हैं कुछ दिनों से चीन और भारत के जो संबंध हैं उसमें नेपाल चीन की तरफदारी कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। तो और हमारे जो भारतीय चैनल हैं वो लगातार नेपाल के पक्ष को कमज़ोर दिखा रहे हैं। नेपाली पीएम को पर सवाल उठा रही हैं हमारे भारतीय चैनल। इसलिए उन्होंने नेपाल के केबल और उपग्रह टेलीविज़न प्रदाताओं ने भारतीय समाचार चैनलों को प्रसारित करना बंद कर दिया गया है। ये चलो ठीक है एक बात, लेकिन आप ये भी सोचिए कि हमारे जो भारतीय चैनल हैं, ज़्यादातर न्यूज़ चैनल, वो भरोसे लायक हैं भी नहीं। वो चलो एक इंटरनेशनल मुद्दा है, लेकिन अगर हम एक नज़र से देखें कि ये चैनल जो है हमारे देश के लिए भी घातक है, क्योंकि ये ज़्यादातर चैनल जो हैं वो जनता की आवाज़ न दिखाकर सरकारों की आवाज़ के साथ चलते हैं। ये एक सच्चाई है। वो एक न्यूज़ को पकड़ते हैं, पूरे दिन तरह तरह की हेडलाइंस के साथ उसको दिखाते हैं। इनको बस सिर्फ टीआरपी से मतलब रहता है ज़्यादातर चैनल्स को। तो जो भी हो, बर्दाश्त कोई नहीं कर सकता। अगर कोई 24 घंटे कोई जहर उगल रहा हो, वो चलो अलग बात है कि वो नेपाल के जो पीएम हैं वो कुछ गलत फैसले ले रहे हैं, लेकिन जो भी हो प्रतिबंध तो लग चुका है एक बार बात के निजी चैनलों पर। बीएसई एबिक्स बीटा ने जीवन बीमा शुरू किया। बीएसई एबिक्स इंश्योरेंस ब्रोकिंग ने आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस और बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस को पंजीकृत करके अपने प्लेटफॉर्म पर जीवन बीमा के बीटा लॉन्च की घोषणा की है। ये बीएसई और एबिक्स अलग अलग एक्सचेंज हैं। बीएसई और एबिक्स फिनकॉर्प एक्सचेंज का एक संयुक्त उद्यम है, इसलिए इसको बीएसई एबिक्स कहा जाता है। एबिक्स फिनकॉर्प एक्सचेंज अलग है, ये बीएसई अलग एक्सचेंज अलग है। दोनों को मिला के बीएसई एबिक्स बनता है, और इसने बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस और बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस को पंजीकृत करके अपने प्लेटफॉर्म पर जीवन बीमा के बीटा की लॉन्च की घोषणा की है। जो भी आपको ये याद रखना है, बीएसई और एबिक्स ने जीवन बीमा शुरू किया है। आईआरबी इंफ्रा को वेस्ट बंगाल में
2,193 करोड़ रुपए की परियोजना मिली। आयुर्वेद इंफ्रास्ट्रक्चर ने पश्चिम बंगाल में भारतमाला योजना के तहत 2,193 करोड़ रुपए की राजकुमार परियोजना हासिल की है। ये कोई इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ऐसे हर राज्य में योजना ये चालू हुई है, तो हर राज्य के बारे में अपने याद नहीं रख सकते। हाँ, ये याद रखने की बात है कि हमारे सड़क और परिवहन मंत्री ने पिछले कुछ दिनों पहले भारतमाला परियोजना देश में शुरू की थी। वेस्ट बंगाल के बारे में कुछ चीज़ें याद और करें आप कि केंद्र सरकार की तरफ से 2050 करोड़ की सहायता राशि कोविड-19 से निपटने के लिए वेस्ट बंगाल को दी गई है। और वेस्ट बंगाल ने वर्ल्ड बैंक के साथ भी अभी कुछ 2000 करोड़ 1950 करोड़ का कोई समझौता किया है। छत्तीसगढ़ ऐप को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दर्पण और मोबाइल ऐप को एलीट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ की जो एक ऐप है मुख्यमंत्री दर्पण, उसको एलीट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। एप्लीकेशन में महत्वाकांक्षी सुरजी गांव योजना सहित छत्तीसगढ़ की सभी प्रमुख योजनाओं का विवरण है। ये सुरजी गांव परियोजना छत्तीसगढ़ की है। ये एक जो है मुख्यमंत्री दर्पण, इसमें सभी योजनाओं की डिटेल्स रहती हैं। इस ऐप को एलीट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है मुख्यमंत्री दर्पण को। लियोनेल मेसी 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी, तो आप जानते हैं ये स्ट्राइकर है, बार्सिलोना के हैं। ये बार्सिलोना के स्ट्राइकर लियोनेल मेसी का ला लीगा के इतिहास में सबसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एक ही सीजन में 20 गोल और 20 असिस्ट किए हैं। उन्होंने बार्सिलोना द्वारा रियल वलाडोलिड को 1-0 से हराने पर यह उपलब्धि हासिल की लियोनेल मेसी ने। झज्जर में संयंत्र स्थापित करने के लिए टी सुजुकी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी मॉडल इकोनॉमिक्स टाउनशिप लिमिटेड ने बताया कि टी सुजुकी अपने झज्जर स्थित स्थान पर एक विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी। कंपनी ने इस संबंध में टी सुजुकी के साथ एक समझौता किया है। झज्जर में संयंत्र स्थापित करने के लिए टी सुजुकी ने एक समझौता किया है। बस इतना याद रखना है आपको। ये जो है झज्जर में टी सुजुकी ने संयंत्र स्थापित करने के लिए HDFC एर्गो ने कोरोना कवच पॉलिसी लॉन्च की। देश की तीसरी सबसे बड़ी गैर जीवन बीमा प्रदाता HDFC एर्गो ने कोरोना कवच पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है। कोरोना कवच के नाम से अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने एक योजना भी शुरू की थी। अब HDFC एर्गो ने कोरोना कवच पॉलिसी लॉन्च की है। ये HDFC एर्गो ने की है। यह नई क्षतिपूर्ति स्वास्थ्य पॉलिसी कोविड-19 के लिए उपचार चाहने वाले व्यक्तियों के अस्पताल में भर्ती होने के कारण होने वाली चिकित्सा कवर प्रदान करेगी। HDFC एर्गो एक HDFC बैंक जो है उसकी एक इंश्योरेंस ब्रांच है HDFC एर्गो। इसने अभी हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स में क्वालकॉम इंक ने 730 आपको ध्यान होगा कि जियो प्लेटफॉर्म में कई सारी कंपनियां अभी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। लगभग दूसरे दिन कोई ना कोई न्यूज़ आ जाती है कि किसी ने 2% शेयर खरीदे हैं जियो कंपनी ने, कभी किसी ने। अभी क्वालकॉम इंक ने 730 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदी है जियो प्लेटफॉर्म में, जो कि कुल शेयर्स का 0.15% है। क्वालकॉम जो ये दोस्तों ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आते हैं। क्वालकॉम जो दुनिया की शीर्ष वायरलेस प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है। फेसबुक और अमेरिकी सेमीकंडक्टर विशाल इंटेल के बाद जियो में तीसरी प्रौद्योगिकी निवेश है। अभी हाल ही में फेसबुक ने भी 9.09% की हिस्सेदारी इसमें खरीदी थी जियो प्लेटफॉर्म में, और इंटेल ने भी अभी हिस्सेदारी जियो प्लेटफॉर्म में खरीदी थी। अब क्वालकॉम
विस्टा ने भी अभी हिस्सेदारी जियो में खरीदी थी, जो विंडो विस्टा है। इसी तरह गूगल ने भारत के लिए डिजिटलीकरण कोष की घोषणा की। अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने घोषणा की है कि गूगल इंडिया में 75 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश करेगा, यानी कि लगभग $10 बिलियन का निवेश करेगा गूगल फॉर इंडिया पहल के हिस्से के रूप में। गूगल फॉर इंडिया निधि गूगल के डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ाने पर खर्च की जाएगी। गूगल के डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ाने में यह राशि खर्च की जाएगी। गूगल यह इक्विटी शेयर निवेश, साझेदारी और परिचालन, बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिकी तंत्र निवेश के विश्लेषण के माध्यम से करेगा। स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत की गई। नीति आयोग ने सतत विकास 2020 पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत की। HLPF 17 सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति की अनुवर्ती और समीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच है। नीति आयोग ने, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, नीति आयोग ने स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत की। चलिए दोस्तों, आज का हमारा सेशन यही ख़त्म होता है।